नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी प्रीवियस पेपर। ये हिंदी प्रीवियस पेपर की हमारी एक सीरीज चलाई जा रही है। जितने भी अब तक हमारे पेपर हुए हैं उन सब महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को उठाया है और जितने भी क्वेश्चन हमारे सबको हम अपने डिटेल में सोल्व करते हुए चलते हैं। यदि अभी तक आपने पिछले पेपर नहीं देखे, एक बार आप पिछले पेपर देखो, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। इस वाले पेपर में अपने नंबर काउंट करना, कितने नंबर बनते हैं, किस तरह से अपनी हिंदी चल रही है, कितना इंप्रूव हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य पुरस्कार दिया गया था। बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य पुरस्कार की। किस रचना के लिए दिया गया? ऑप्शन दिए गए, हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, पुष्प की अभिलाषा और गंगा की विदाई। पहले तो आपको ये याद रखना कि चारों ही रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की है और बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में जो आपको अन्य जानकारी याद रखनी है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो बताना। 1889 में मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो माखनलाल चतुर्वेदी का संबंध कहां से? मध्य प्रदेश। जबकि 1968 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो माखनलाल चतुर्वेदी का संबंध कहां से? मध्य प्रदेश का। बात कर लेते हैं इनके उपनाम की। माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम क्या है? तो इन्हें बोला जाता है एक भारतीय आत्मा। एक भारतीय आत्मा। एक भारतीय आत्मा किसे बोला जाता है? तो बताना, माखनलाल चतुर्वेदी को बोला जाता है। जबकि जो पूछा गया है हिंदी साहित्य पुरस्कार इन्हें किस रचना के लिए दिया गया था, तो याद रखना इन्हें हिम तरंगिणी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो हिम तरंगिणी के लिए इन्हें 1955 में पुरस्कार दिया गया था, हिंदी साहित्य पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? हिंदी साहित्य पुरस्कार। किसके लिए? हिम तरंगिणी के लिए, जो ऑप्शन नंबर ए में दी गई है, हिम किरीटनी पुरस्कार। हिम किरीटनी इस रचना को भी आपको याद रखना 1943 में देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हिम किरीटनी को देव पुरस्कार और हिम तरंगिणी को हिंदी साहित्य पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपको और याद रखना है इनकी महत्वपूर्ण रचना जो पुष्प की अभिलाषा है, बहुत प्रसिद्ध रचना है। ये इनके प्रसिद्ध होने का आधार था। अब बात कर लेते हैं माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में अन्य चीजें जो इनकी पत्रिकाएं हैं, जो हमारे एग्जाम में पूछी गई है अब तक। एक तो याद रखना इनकी रचनाएं जो आती है, इनकी जो पत्रिकाएं हैं, तो इनकी पत्रिका आती है, याद रखना हमारी जो है इनकी पत्रिका। 3 पत्रिका है, कई बार पूछी गई है। जैसे एक आती है प्रभा, इनकी प्रसिद्ध पत्रिका है। कर्मवीर, ये भी माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित है। उसके बाद प्रताप। ठीक, तो प्रभा, प्रताप और कर्मवीर किसकी पत्रिकाएं हैं? तो बताना माखनलाल चतुर्वेदी की महत्वपूर्ण रचना है। जबकि जो ऑप्शन में दी गई है हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, पुष्प की अभिलाषा और गंगा की विदाई, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इससे अन्य जो रचनाएं हैं जो हमारे एग्जाम में आने की संभावना है, जो आती रही है, उन्हें लिखते हुए चलते हैं, क्योंकि हमारा ये पूरा टारगेट होता है पूरी तरह से सोल्व करना। जैसा आती है आपको याद रखना, साहित्य देवता। साहित्य देवता किससे संबंधित है? माखनलाल चतुर्वेदी। उसके बाद अमीर देवता, उसके बाद गरीब देवता। तो अमीर देवता, गरीब देवता और साहित्य देवता, तीनों देवता किससे? माखनलाल चतुर्वेदी से। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना युग चरण। युग चरण। उसके बाद याद रखना समर्पण। समर्पण। उसके बाद नेक्स्ट वेणु लो गूंज धरा। वेणु लो गूंज धरा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, अमीर इरादे गरीब इरादे। अमीर इरादे गरीब इरादे, इनकी रचनाएं हैं जो हमारे एग्जाम में आती रहती है। अन्य रचनाओं में आएगी इनकी माता, प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद द्वीप से द्वीप जले। द्वीप से द्वीप से दीप जले। ठीक है, तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है, प्रसिद्ध होने का आधार है। माखनलाल चतुर्वेदी का संबंध कहां से? मध्य प्रदेश से। जबकि हिंदी साहित्य पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया? तो कहना हिम तरंगिणी और हिम किरीटनी के लिए देव पुरस्कार। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
हमारा दिया गया है, ये आया हमारा लोकोक्ति से क्वेश्चन। जो अब हमारे नए पेपर होने वाले हैं उसमें हमने नई अपनी जो प्रीवियस पेपरों में आई है लोकोक्ति, उन सबको समाहित किया गया है। क्या दिया गया है लोकोक्ति में? गोरु ना बची नींद आए अच्छी, लोकोक्ति का क्या अर्थ होने वाला है? गोरु अर्थात गाय, गाय ना बच्ची नींद आए अच्छी अर्थात नींद आए अच्छी। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा, कोई जिम्मेदारी ना होने पर आदमी मस्त रहता है अर्थात बिल्कुल फ्री रहता है, बिंदास रहता है। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोरु ना बच्ची नींद आए अच्छी, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपके सामने क्वेश्चन क्या दिया गया है? महाराणा प्रताप का घोड़ा काला है, महाराणा प्रताप का घोड़ा काला है, इस वाक्य में जो हमारा काला शब्द है विशेषण की दृष्टि से क्या है? महाराणा प्रताप का घोड़ा काला है, इस वाक्य में काला शब्द जो दिया गया है विशेषण की दृष्टि से क्या है? विशेषण से क्वेश्चन पूछा गया है, आपके सामने है सार्वनामिक, क्रमबोधक, विधेय विशेषण या विशेष्य विशेषण। क्या विशेषण होने वाला है ये आपके सामने है, बताइए। आपको पता होगा जो हमारे विशेषण होते हैं, जो हमारे विशेषण होते हैं किसकी विशेषता बताते हैं? तो आपको पता है सर, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हमारे विशेषण होते हैं। बिल्कुल सही बात है। विशेषण के भेद भी पूछे जाते हैं, कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, इतने पढ़ लिए हमने, जैसे गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक, ये हमारे कंठस्थ होने जरूरी है, विशेषण के भेद है। लेकिन यहाँ तो और अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि महाराणा प्रताप का घोड़ा काला है, इस वाक्य में काला विशेषण की दृष्टि से क्या है? अब आपको एक चीज याद रखनी है, देखो यहाँ जो हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण। अब विशेषण के आधार पर सर ये विधेय विशेषण का कहां से आया? तो आपको याद रखना, एक होता है विधेय विशेषण और एक और होता है इसी के जैसा, जिसे बोलते हैं उद्देश्य विशेषण। तो विधेय विशेषण और उद्देश्य विशेषण क्या होते हैं, आज इसका चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। हमेशा के लिए सिर्फ 2 से 3 मिनट या 1 मिनट लगेगी आपको याद रखना। देखो जैसे इसमें देखा था महाराणा प्रताप का घोड़ा, घोड़ा कैसा है? तो हमने पढ़ा सर घोड़ा काला है। ठीक है, एक शब्द में लिख देता हूं, जैसे शब्द लिख दिया मैंने घोड़ा और यहां लिख दिया काला, कोई परेशानी नहीं है, ऐसे ऊपर लिखा है ऐसे हमने यहां लिख दिया और यहां हमने लिख दिया काला घोड़ा हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो दोनों में क्या अंतर है, हमेशा के लिए आपको याद रखना है कि जब कभी भी जो हमारा घोड़ा है जिसे क्या बोलते हैं हम अपना संज्ञा, और जब इनकी विशेषता बताई जाए तो ये क्या बन जाता है? तो उस समय बन जाते हैं विशेष्य। संज्ञा की जब विशेषता बताई जाए तो वो क्या बन जाती है? विशेष्य बन जाती है। तो घोड़ा क्या है इस समय हमारा? तो ये हमारा विशेष्य है। ठीक है, जब कभी भी संज्ञा या विशेष्य के बाद, जब कभी भी विशेष्य के बाद विशेषण आए, जैसे यहां देखो ये क्या है? घोड़ा हमारा विशेष्य और इसके बाद आया काला, काला क्या है? विशेषण। तो जब कभी विशेष्य के बाद, जब कभी विशेष्य के बाद विशेषण आए तो उस विशेषण को बोलते हैं विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। और जब कभी भी विशेष्य से पहले विशेषण आ जाए तो इसे बोलते हैं उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ चुका होगा क्या होता है उद्देश्य विशेषण और क्या होता है विधेय विशेषण। तो अब कहना सर, जब कभी भी संज्ञा, आप इतनी और आसान भाषा से समझ लो कि जब कभी भी, ऐसे याद रखना, संज्ञा है ये मान लेते हैं, इससे संज्ञा जो भी होगी इससे पहले अगर विशेषण आ जाए, संज्ञा से पहले विशेषण आ जाए, ठीक है, तो उसे बोल देंगे उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण। और जब कभी भी संज्ञा के बाद आ जाए विशेषण, उसे बोल देंगे विधेय विशेषण। ठीक है, इस तरह से आप इसे समझ लेना, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण क्या होता है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? घोड़ा कैसा है? काला है। तो घोड़े के बाद आई है विशेषता उसकी, घोड़े के बाद आया है विशेषण,
जब बाद में आएगा तो हम क्या बोलेंगे उसे, तो हो जाएगा विधेय विशेषण। अगर क्वेश्चन होता, मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको, आप बताना क्या इसका आंसर होने वाला है। जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है इसे हटा देते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखो समझना। मोहन की किताब अच्छी है। मोहन की किताब कैसी है, अच्छी है। अगला क्या है, एक है मोहन अच्छी किताब लाया है। दोनों वाक्य है, और देखो दोनों वाक्यों में विशेषण क्या है, इन दोनों में तो सर विशेषण है अच्छी, यहां भी विशेषण अच्छी है और यहां भी विशेषण अच्छी है। लेकिन देखो अब विशेषण क्या है, एक वाले वाक्य में जो हमारा पहला वाक्य है इसमें हमारा विशेषण आया है संज्ञा के बाद, और दूसरे वाले में आया है हमारा विशेषण जो आया हमारा संज्ञा से पहले। एक में बाद में, एक में पहले। तो जब कभी बाद में आएगा तो बता देना विधेय, और जब कभी पहले आएगा तो बता देना उद्देश्य। तो ये होते हैं उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसी तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या पूछा गया है इसमें। यहाँ पूछा ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। किस भाषा से संबंधित है, हिंदी, संस्कृत, संविधान की 8वीं अनुसूची तथा अंग्रेजी, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाएं। आप बताइए, आया हुआ क्वेश्चन है उसी तरह का हमने उठा लिया, क्या इसका आंसर होने वाला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में क्वेश्चन पूछा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जो आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना 1961 में की गई थी, जबकि पहली बार ये 1965 में दिया गया। जब 1965 में पहली बार दिया गया तो किस व्यक्ति को दिया गया था, तो व्यक्ति का नाम याद रखना, जी शंकर कुरुप। जी शंकर कुरुप थे। ठीक है, और किस भाषा में दिया गया था जी शंकर कुरुप को, तो याद रखना मलयालम। मलयालम। अब बात कर लेते हैं जी शंकर कुरुप को जब मलयालम भाषा के लिए दिया गया तो इनकी रचना का नाम क्या था, तो रचना का नाम है ओड कुझाल। ठीक है, मलयालम भाषा में ऐसे ही नाम होते हैं, ओड कुझाल, आपको याद रखना है। सर्वप्रथम जी शंकर कुरुप को दिया गया था। अब बात कर लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना ये जो हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार है ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी हमारी भाषाएं हैं उनके लिए हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, लेकिन नई व्यवस्था के आधार पर आपको एक चीज याद रखना है कि 2018 में एक व्यक्ति थे हमारे अमिताभ घोष जी। कौन थे, अमिताभ घोष। इस अमिताभ घोष को हमने अंग्रेजी भाषा में भी ज्ञानपीठ पुरस्कार वितरण किया है, जबकि जो हमारी अंग्रेजी भाषा है ये हमारी अंग्रेजी भाषा हमारे संविधान में नहीं है। तो ये जो अमिताभ घोष है 2018 में इन्हें हमने अपवाद के तौर पर दिया है, जबकि अंग्रेजी भाषा में नहीं दिया जाता हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये अकेले व्यक्ति ने 2018 में दिया गया था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जो आपको याद रखना है, अन्य चीजें इसके बारे में याद रखना, धनराशि क्या है इसकी, ज्ञानपीठ पुरस्कार की धनराशि कितना पैसा है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। जबकि इसे प्रदान कौन करता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारा सूचना प्रसारण मंत्रालय देता है। कौन, सूचना प्रसारण मंत्रालय। ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारी जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं उनमें सबसे बड़ा पुरस्कार है, और इसे ऐसा भी बोलते हैं हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार, तो बताना ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, जब हिंदी साहित्य की बात हुई है तो याद रखना ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य में कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है, 11 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। जो पहले व्यक्ति सुमित्रानंदन पंत थे, 1968 में चिदम्बरा के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आते रहते हैं हम अपना वितरण करते हुए चलते हैं, जैसे भी अपने क्वेश्चन हमारे बनते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, हाड़ौती बोली है। देखो एक तो आता है हाड़ौती, और इसी का ही एक नाम और आता है, आपको याद रखना है, हाड़ौती और डूंडाड़ी। हाड़ौती और डूंडाड़ी। ठीक है, हाड़ौती और डूंडाड़ी किसका नाम है, आप बताइए। तो देखो मैं बताता हूं, जो हाड़ौती और डूंडाड़ी है ये हमारा जयपुरी का नाम है।
किसका नाम है? जयपुरी। और जो जयपुरी होती है वो राजस्थान के पूर्वी वाले हिस्से में बोली जाती है। तो पूर्वी जो राजस्थानी है वो हमारी जयपुरी है। और जयपुरी के नाम क्या है? तो बताना हाड़ौती। और हमारा ढूंढाड़ी जयपुरी के नाम है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। कोई परेशानी नहीं है, हमारा आंसर मिल जाएगा। हमने पढ़ रखा व्यवस्था के साथ, गलत होने का कोई चांस नहीं बनता। ये हिंदी के विकास से क्वेश्चन है। ऐसे टॉपिक हमारे अब वाले सिलेबस में जुड़े गए हैं जो अब अपडेट होकर आया है। क्वेश्चन देखते हैं। अलंकार से क्वेश्चन दिया गया है, क्या है? अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी में कौन सा हमारा अलंकार होने वाला है? क्या अलंकार हमारा होने वाला है? दिया गया है हमारा रूपक, उपमा, अनुप्रास और श्लेष। बताइए क्या होने वाला है? उपमा अलंकार, जिसमें क्या होता है? आरोप लगाया जाता है। आरोप लगाया जाता है। पहली पहचान तो ये है। दूसरी पहचान, इसमें सर योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और इतना ही बोलते, आप इसमें ढूंढ लो योजक चिन्ह, जैसा उषा नागरी, अंबर पनघट। आंख बंद करके लगा दो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। योजक चिन्ह किसमें होते हैं? तो बताना रूपक अलंकार में योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आरोप भी रूपक अलंकार में ही लगाया जाता है। रूपक अलंकार के भेद भी पूछे जाए कितने होते हैं, तो बताना सर रूपक अलंकार के हमारे कितने भेद होते हैं? तो रूपक अलंकार के हमारे 3 भेद होते हैं। बात कर लेते हैं 3 भेद कौन कौन से होते हैं। तो जो भेद होते हैं हमारा, एक होता है सडग, दूसरा निडग और पारंपरिक। सडग, निडग और आपका पारंपरिक। तो सडग, निडग और पारंपरिक किसके अंग हैं? तो कहना रूपक अलंकार के अंग हैं। रूपक अलंकार के सबसे बड़े कवि कौन हुए आज तक हमारे हिंदी साहित्य में? तो व्यक्ति का नाम आएगा तुलसीदास जी। ठीक है, रामचरितमानस वाले। ठीक, याद रखना। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले और क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। एक कथन पूछ लिया, आते रहते हैं इसी तरह से जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को उठा लिया गया है। देखते हैं क्या कथन दिया गया है। बोला है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक या दूसरों तक भली बातें प्रकट करता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट करता है। यह कथन किस आदमी का है, किस व्यक्ति का है? तो याद रखना, ये जो हमारा कथन दिया गया है हमारे बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। कौन? कामता प्रसाद गुरु, इनका कथन है। ठीक है, पूछा गया, हमने भी आपसे पूछ लिया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा बड़माला से क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन आया है बड़माला से, एक ही होगा। इसी आधार पर क्या पूछा है? निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा व्यंजन विजातीय व्यंजन नहीं है? नहीं दिया गया है विजातीय व्यंजन। कौन सा हमारा विजातीय व्यंजन नहीं है? अब याद रखना है पहले तो आपको कि ये जो हमारे विजातीय व्यंजन होते हैं इन्हें हम और क्या कहते हैं। तो जो हमारे विजातीय व्यंजन होते हैं, अब आपकी समझ में आ जाएगा। आधुनिक नाम या आज के समय से हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो जो हमारे विजातीय व्यंजन है वही क्या है? संयुक्त व्यंजन। संख्या कितनी है? ये सर 4 है। आप बता दो कौन कौन से 4 है। तो कक्षा वाला 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद ज्ञानी और लास्ट में श्रम वाला श्रय हो जाएगा। ये हमारे 4 हो गए हैं, आपको याद रख लेना है। बात कर लेते हैं इनके वर्ण विच्छेद के किस आधार से ये बने हुए हैं। तो ये जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, पहला जो बना हमारा क और श से बना है, दूसरा त और र से मिलकर बना है, उसके बाद तीसरा हमारा ज और अय्या से मिलकर बना है, ज और अय्या से मिलकर बना है। उसके बाद श्रय से और र से मिलकर बना है। और पहले वाले शब्द पर सबका हलंत आएगा क्योंकि पहला जो होगा हमारा सब आधा होगा। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। और संयुक्त व्यंजनों को हम व्यंजन के प्रकार में शामिल नहीं करते हैं। जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं इन्हें हम व्यंजन के प्रकार में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारे व्यंजन होते हैं इनके कितने प्रकार होते हैं? तो बताना, व्यंजन के हमारे 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है हमारा स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म संघर्षी व्यंजन। स्पर्श की संख्या 25, अंतस्थ की 4
और उष्म की 4। टोटल मिलकर व्यंजन जो होते हैं हमारे कितनी संख्या बनाते हैं? 33। तो व्यंजनों की संख्या पूछी जाए 33, ठीक है, जबकि संयुक्त व्यंजन आएंगे अलग से 4। इस तरह से क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। तो व्यंजनों की संख्या में ना हम काउंट करते हैं संयुक्त व्यंजन को, ना ही प्रकार में काउंट करते हैं। प्रकार 3, संख्या 33 याद रखना, ठीक है। तो अब देख लेते हैं जो हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं था, क्या आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा श्रेय। ये तो हमारा उष्ण संघर्षी है, इतना आसान क्वेश्चन पूछा था। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है? किस विराम चिन्ह का प्रयोग हिंदी में नहीं करते हैं? किस विराम चिन्ह का प्रयोग हम हिंदी भाषा में अपना नहीं करते हैं? ठीक है, दे दिया हमारे जो ऑप्शन दिया गया, पहला दिया गया है अवतरण। अवतरण जो होते हैं याद रखना, इसे हम उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। और अवतरण हमारे दो प्रकार के होते हैं, इकहरा और दुहरा। तो ये जो होता है हमारा अवतरण होता है। योजक चिन्ह जो होता है हमारा, इसका प्रयोग हम संस्कृत में नहीं होता। देखो जैसा क्वेश्चन पूछा हिंदी में नहीं होता, तो याद रखना अगर होता संस्कृत तो हमारा योजक चिन्ह आंसर हो जाता है। योजक चिन्ह होता इस तरह से, जो हमारा रूपक अलंकार में आता है, विलोम शब्दों के बीच में आता है। उसके बाद जो हमारा टिप्पणी सूचक होता है, जो हमारा एक स्टार बना होता है, उसके बाद एक गोल होता है बिल्कुल इस तरह से, जो आपने टिप्पणी करते हुए कभी देखा होगा किताब के लास्ट में। और लास्ट में उसके बाद होता है हमारा एक प्लस का निशान। तो ये हमारा टिप्पणी सूचक होता है और इसका प्रयोग हम हिंदी में नहीं करते। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। लाघव होता है जो हमारा जीरो कर देते हैं हम किसी चीज को लिखते समय। लाघव अर्थात संक्षेपीकरण। लाघव जैसा हम लिख देते हैं शब्द संघ लोक सेवा आयोग, ऐसे लिख देते हैं। अब इसका लाघव कर देंगे तो हम इस तरह से बना देते हैं, से लिख दिया, ले लिख दिया, से कर दिया और आ कर दिया, ठीक है। तो ये जो चिन्ह आया है हमारा, ये क्या है? लाघव करने के लिए, किसी चीज को छोटा करने के लिए, संक्षेप में लाने के लिए होता है, ठीक है। टिप्पणी सूचक हिंदी में नहीं होता, योजक हमारा संस्कृत में नहीं होता। अवतरण के बारे में बता दिया, उद्धरण चिन्ह भी इसे हम कहते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है? एक और लोकोक्ति आ गई है हमारे, क्या दिया गया है इसमें? कुकुराक घर कपास। कुकुराक घर कपास लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होना है? कुत्ते जैसी, कुत्ते के जैसी जिंदगी हो जाना, ये तो बहुत बुरी बात है। उसका धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, किसी वस्तु की कदर ना करना, सीमित साधनों तक रहना, बताइए क्या होता? कुकुराक अर्थात कुत्ता, घर का पास, क्या दिया गया है इस लोकोक्ति का अर्थ? तो याद रखना किसी वस्तु की कदर ना करना, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो हमारा दिया गया है, विशेषण से क्वेश्चन आया है हमारा। उद्देश्य विशेषण विधेय विशेषण भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये पूछा हमारा अनुमान का बताना है। विशेषण आसान है, अनुमान का विशेषण बताना है। विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, ठीक है। विशेषण की अवस्थाएं भी पूछी जाती है, तो अवस्था होती है 3। क्वेश्चन क्या दिया गया है? कौन सा अनुमान का विशेषण होगा? तो अनुमान का विशेषण आपको याद रखना है, अनुमानित भी होता है और अनुमित भी होता है, दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलेंगे, ए और बी हमारा दोनों आंसर हो जाएगा। आपने एक लगाया होगा कोई सा तो गलत हुआ होगा, ठीक है। एग्जाम में आने के बाद ही पता चला था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा पूछा गया है, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द पूछा है और किसका पूछा है हमारा? इंद्र का पर्यायवाची बताना है आपको। बिडोजा इंद्र का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है बिडोजा? इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र के पर्यायवाची हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे देखो, एक तो बिडोजा ही पूछा है, छोटे वाले नहीं, महत्वपूर्ण वाले। एक होता हमारा जिष्णु, बिडोजा, जिष्णु। उसके बाद आता आपका शक्र, नेक्स्ट मधवा, जो नशे में रहता है उसे मधवा बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना पुरुहुत। पुरुहुत किसका पर्यायवाची है? इंद्र देवता का। उसके बाद यासव, यासव। उसके बाद वज्रधर, वज्रधर। कौशिक, कौशिक उल्लू का भी होता है, कौशिक है, कौशिक। उसके बाद नेक्स्ट और जो महत्वपूर्ण आते हैं, जैसे मेघपति, बारिश कराने के कारण मेघपति किसे बोला जाता है? इंद्र को ही बोला जाता है। उसके बाद मेघ वाहन, बहुत महत्वपूर्ण है,
इंद्र के पर्यायवाची, कमल के पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद पुरंदर, जो हमारी संधि हुई थी दो पुरंदर की, तो याद रखना पुरंदर। उसके बाद देवराज, देवराज पूरा नाम है इनका, देवराज इंद्र। उसके बाद नेक्स्ट कुछ लड़कों के नाम आएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लड़कों के जो नाम होते हैं, जैसे आएगा एक महेंद्र, लड़कों का नाम। उसके बाद महेंद्र के बाद याद रखना महेंद्र, सुरेंद्र। उसके बाद महेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश। उसके बाद जोगेश, नेक्स्ट देवेश। देखो सब लड़कों के नाम है जो परंपराओं के साथ चलते रहते हैं। उसके बाद सोमपाल, लड़कों का नाम होता बहुत प्रसिद्ध है, आपको याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट गजेंद्र, अमर है ये तो, अमरपति, अमरपति, मेघपति बारिश के कारण। उसके बाद नेक्स्ट और याद रखना, देखो अमरपति और इसी के साथ याद रखना अमरनाथ, अमरनाथ यात्रा के नाम से याद रखना। अमरपति और अमरनाथ सब किसके हैं? इंद्र देवता के हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वज्रपाणी, वज्रपाणी, तो ये इंद्र के पर्यायवाची है, आपके सामने है, एक जगह आपको नहीं मिलेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। फायदे में रहोगे क्योंकि ऐसा है कि पर्यायवाची इंद्र के अच्छे से पूछे जाते हैं व्यवस्था के साथ। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, वाक्यांश से क्वेश्चन पूछा है। वाक्यांश क्या दिया गया है? एक ही समय में वर्तमान, क्या हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा, एक ही समय में वर्तमान का क्या हमारा अर्थ होता है? क्या दिया गया? पहला आजीवन, शाश्वत, समसामयिक, उसके बाद समयानुकूल। कौन सा होने वाला एक ही समय में वर्तमान? इसे बोलते हैं हम समसामयिक, करंट अफेयर। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट कारक दिया गया है और क्या पूछा गया है? बच्चे पाठशाला जाते हैं। अब देखो कोई कारक चिन्ह नहीं है, डायरेक्ट पूछा बच्चे पाठशाला जाते हैं, वाक्य में कौन सा कारक होगा? बच्चे पाठशाला जाते हैं, बच्चे पाठशाला जाते हैं, अच्छी बात है। अब बच्चे पाठशाला जाते हैं तो किसी चीज से तो जाते ही होंगे, किसी चीज से तो जाते ही होंगे, बस से जाते होंगे, ट्रेन से जाते होंगे, साइकिल से जाते होंगे, किसी चीज से तो जाते होंगे, कोई तो उनके पास साधन होगा जाने का। और जैसे ही हुआ कोई साधन होगा, क्या बोला? साधन। और जैसे ही आ जाता है साधन, तो साधन में कौन सा कारक होता है? तो साधन में होता है हमारा कर्म कारक, ठीक है। कोई चीज सदा के लिए दे दी जाए तो संप्रदान, कोई साधन का बोध करे तो बताना कर्ण कारक। बच्चे पाठशाला जाते हैं, कोई तो साधन होगा, कोई तो कर्ण होगा, याद रखना। दूरी, डर, लज्जा, शर्म तो होता पता। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया गया है? क्वेश्चन देखते हैं। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हट्टी है को संयुक्त वाक्य में बदलो। ये वाक्य दिया गया है और बोला इसमें संयुक्त वाक्य में बदलो, किस तरह से आएगा? अब संयुक्त वाक्य में बदलना है, चारों ऑप्शन दे दिए गए हैं, कोई परेशानी नहीं है। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हट्टी है, इसको संयुक्त वाक्य में बदलो, क्या होने वाला है? संयुक्त वाक्य में बदल देंगे हम, क्योंकि संयुक्त वाक्य में हमें पता है बदलने के लिए क्या क्या चीजों का होना आवश्यक है। जैसे संयुक्त वाक्य में कोई चीज बदलनी है तो उसमें बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसा आता हमारा और, पहचान के लिए और के बाद आता तथा, तथा के बाद आता आपका एवं, एवं के बाद आएगा या के बाद आएगा अथवा, अथवा के बाद और आएगा हमारा अतः, अतः के बाद पर के बाद आएगा किंतु, और किंतु के बाद आएगा परंतु। ये शब्द मिल जाए आंख बंद करके संयुक्त हो जाएगा। और संयुक्त वाक्य में क्या होता है हमारा? दो वाक्य होते हैं, ये भी पहचान याद रखना। कितने होते हैं? दो वाक्य आते हैं, दो वाक्य आते हैं, दोनों वाक्य क्या होते हैं? हमारे स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। ये परिभाषा संयुक्त वाक्य की। पहला देखते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हट्टी है, वो संयुक्त वाक्य में बदलते हैं। वह पंडित है किंतु हट्टी है, किंतु। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए के साथ ही हम अपना कंप्लीट कर जाएंगे, किंतु, और यहां भी किंतु है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। वह पंडित है किंतु हट्टी है, ये हमारा संयुक्त वाक्य बना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है।
इलायची बांटना, मुहावरे का अर्थ बताओ जल्दी, बिल्कुल कोई टाइम नहीं लेना, बिल्कुल मुहावरा। इलायची बांटना, धोखा देना, दावत देना, उसके बाद प्रभावित करना, उसके बाद अपर्याप्त वस्तु होना। तो याद रखना क्या होता है, इलायची बांटना, दावत देना। जो इलायची बांटना दावत देना होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे सामने, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम लास्ट में दिया नहीं है। कौन सा हमारा अनिश्चयवाचक नहीं है, अनिश्चयवाचक नहीं है सर्वनाम। सर्वनाम के भेद पूछे जाए 6 होते हैं, संख्या पूछी जाए तो 11 होती है। सर्वनाम में कारक पूछे जाए तो सर्वनाम में कारकों के भेद 7 होते हैं। क्वेश्चन पूछा अनिश्चयवाचक, जैसे कुछ अनिश्चयवाचक है, कुछ ना कुछ भी अनिश्चयवाचक है, सब कुछ भी अनिश्चय है। ऑप्शन नंबर डी, जी और वह क्या है, निश्चयवाचक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नहर बनाई गई किस प्रकार का वाच्य है। वाच्य से क्वेश्चन आया है, बहुत प्रैक्टिस सेट के बाद आज वाच्य से क्वेश्चन आया है। वाच्य के बारे में आपको याद रखना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है, अर्थात वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, बोलने का विषय। क्या विषय बोलने का, कि बोलते समय यदि कर्ता की प्रधानता है, बोलते समय कर्ता की प्रधानता है तो हो जाएगा कृतवाच्य। क्या हो जाएगा, कृतवाच्य। बोलते समय यदि कर्म की प्रधानता है, कर्ता कोई योगदान नहीं रखता तो हो जाएगा हमारा कर्मवाच्य। ठीक है, और बोलते समय यदि भाव की प्रधानता है तो हो जाएगा हमारा भाववाच्य। तो वाच्य के कितने भेद होते हैं तो बताना। वाच्य के सर 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, तो पहला बताना, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक, अगर क्रिया कर्ता के अनुसार तो कर्तवाच्य, कर्म के अनुसार तो कर्मवाच्य और भाव के अनुसार तो भाववाच्य। क्वेश्चन देख लेते जो दिया गया है, देखो नहर बनाई गई। अब बताइए क्या हुआ, देखो अब नहर बनाई गई है तो किसी के द्वारा तो बनाई गई होगी, जैसा बोल देते मजदूरों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा। इसी तरह से पूरा होगा मजदूरों के द्वारा। और जब कभी भी आ जाए के द्वारा या आ जाए द्वारा, तो के द्वारा और द्वारा शब्दों का प्रयोग कहां होता है तो बताना कर्मवाच्य में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। देखो नहर बनाई गई, अब नहर अपने आप तो नहीं बनी होगी, नहर अपने आप तो नहीं बनी होगी, नहर को बनाने वाले आदमी तो होंगे, वो मजदूर तो होंगे, वो कर्ता तो होंगे। लेकिन यहाँ इंपोर्टेंट कर्ता नहीं है, इंपोर्टेंट वो नहीं थे बनाने वाले, मेन काम था नहर बनी है हमारी। तो यहाँ कर्ता इंपोर्टेंट नहीं था, कर्म इंपोर्टेंट है, जो उनका कर्म किया गया है कर्ता द्वारा, तो इसी कारण बनेगा कर्मवाच्य। और पूरा अगर शुद्ध वाक्य बनता तो होता मजदूरों द्वारा नहर बनाई गई, और जब द्वारा के द्वारा आता तो कर्मवाच्य में आता है। लेकिन क्वेश्चन को आधा काट के दिया, सिर्फ कर्म कर्म वाला हिस्सा दिया, ठीक है, कर्ता वाला हटा दिया, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगर होता मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे लिखा नहीं जाता, आज तो बस सोने का मन है, तो फीलिंग होती है ना हमारी, फीलिंग, जो हमारी फीलिंग होती है वो हमारे भाववाच्य होती है। फीलिंग, अगर फीलिंग से क्वेश्चन होता तो भाववाच्य होता। ठीक है, तो याद रखना ये हमारे वाच्य, इस तरह के क्वेश्चन वाच्य से बनते रहते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या पूछा गया है इसमें, क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, खुश किस भाषा का उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन, प्रत्यय से तो नहीं है, उपसर्ग से पूछा है, और पूछा है खुश किस भाषा का है। ठीक है, जब इस आधार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप एक बार बैठकर आराम से उपसर्ग याद कर लो। ज्यादा उपसर्ग थोड़ी है, टोटल 30-40 उपसर्ग होते हैं। जैसे हिंदी के उपसर्ग, हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं हमारे, 13 होते हैं। महत्वपूर्ण कौन कौन से होते हैं, तो एक एक शब्द वाले होते हैं, जैसे ए आएगा, उसके बाद सु आएगा, उसके बाद कु आएगा, ए कु सु, उसके बाद नी आ जाएगा, नी के बाद दू शब्द आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट और जो शब्द आएंगे हमारे अध आ जाएगा। अब अध, उन, तो ये जो शब्द होने वाले हमारे हिंदी के उपसर्ग है। संस्कृत के उपसर्ग में क्या होता है तो याद रखना, संस्कृत के उपसर्ग में हमारा हलंत आता है। जैसे शब्द आएगा लास्ट में दुर, तो दे पे हलंत, निस तो सै पे हलंत, उसके बाद अन्य शब्द अभी, उसके बाद प्रति, हलंत वाले शब्द संस्कृत, उसके बाद
परा, उसके बाद परा, परी, अनु, छोटे के लिए आता है जो प्रयोग, अनु। अनु के बाद और याद रखना, संस्कृत के ज्यादा आते हैं आपको याद रखना, जैसे उत के बाद आएगा आ। अब एक चीज याद रखना, देखो आएगा तो संस्कृत और ए आएगा तो हिंदी, दोनों में अंतर है, बस थोड़ा सा ही अंतर है, आपको याद रखना। उसके बाद और याद रखना, संस्कृत के अपमान वाला, अनु हो गया, उत हो गया, परा, परी, ठीक है, अति और अधि, ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाए संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं तो बताना। संस्कृत में होते हैं हमारे 22, हिंदी में 13, उर्दू में कितने होते हैं 19। कौन कौन से होते हैं जो दिए गए, पहला गैर, उसके बाद दर, उसके बाद ना, नालायक, फिर ला, लावारिस, इस तरह से आते हैं। उसके बाद फिल, उसके बाद आएगा बेशब्द, बे के बाद आएगा बद, ठीक है, और जितने भी बे आएंगे यहाँ पर सबका पेट चिरेगा, बे, बद, उसके बाद आएगा अल, अलबत्ता, हर, कम, हम, उसके बाद खुश, और खुश आते ही खुश पकड़ा गया, यही तो पूछा था। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सी भाषा का है? ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, ये उर्दू भाषा का खुश है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, श्वेतांबर शब्द का उचित विलोम, एग्जैक्ट विलोम बताना। श्वेतांबर एग्जैक्ट हो जाएगा दिगंबर, इतना ही एग्जैक्ट है, इतना भी इंपोर्टेंट नहीं था, आसान है, श्वेतांबर, दिगंबर। उसके बाद नेक्स्ट आपके दृष्टि पटल पर है, उड्डयन का बताना है संधि विच्छेद, उड्डयन शब्द का संधि विच्छेद बताना है ये आपको, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है ईमानदारी के साथ, ठीक है। ईमानदारी के साथ, जिस ईमानदारी के साथ आप पढ़ोगे, पढ़ाई भी आपके साथ उसी ईमानदारी से चलेगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।